अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और अपनी टॉप स्टोरी, हॉट इशू और एडिटोरियल का तारुफ करवाने से पहले आज की जो अहम खबर है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और आज की अहम खबर क्या है? आज की अहम खबर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का ख़त है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुअज़्ज़िज़ जज, और जो उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह के ख़त के जवाब में लिखा है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो कि उस कमेटी के सरबराह हैं जो जजेस की तैनाती के रूल्स तय कर रही हैं और जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनके बारे में जो कमेटी बनाई गई थी उसको वो सरबराही कर रहे हैं। और उनको ख़त लिखा था जस्टिस मंसूर शाह ने, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए थे। और उसके जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने आज जवाब दिया है कि आपको ख़त से पहले ही मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये एक नई खबर है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ख़त क्यों लिख रहे हैं, जबकि उनके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब पहले ही वो सब चीज़ें शेयर कर चुके हैं जिस पे एतराज़ात हुए हैं। तो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी ख़त के ज़रिए भी उन्हें बता दिया कि आपकी सिफारिशात पहले ड्राफ्ट में शामिल हो चुकी हैं। फिर सवाल उठता है कि ख़त क्यों लिखा जस्टिस मंसूर शाह ने। और फिर उसके बाद ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो 26वीं तरमीम पे मुसलसल एतराज़ कर रहे हैं उसका भी उन्होंने जवाब दिया है जमाल मंदोखेल साहब ने। उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम के बारे में पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सब जिस मैटर पे मैं तबसरा नहीं करूँगा। शायद इसमें उन्होंने एक मैसेज भी दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि जो सब जुडिस मैटर्स हैं उस पर हमें तबसरा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कि 26वीं तरमीम में जो भी जुडिशल कमीशन के नए तरीक़ाकार के मुताबिक जो बनाया गया है उसके ज़रिए जजेस की जो तैनाती होनी है उसमें दो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर शाह जजेस को, कैंडिडेट्स को नॉमिनेट भी कर चुके हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अगर आपको एतराज़ है जैसे कि खतूत के ज़रिए लग रहा है तो फिर प्रैक्टिकली भी एतराज़ करें और ना करते नॉमिनेट, लेकिन उन्होंने किया। और फिर उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये भी फरमाया है, जवाब दिया है उन्होंने कि जो आपने तजावीज़ और भी अगर आप देंगे तो हम उनको भी शामिल करेंगे। तो इसमें मैं ये याद करवाता चलूँ कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जो कल ख़त पर मंज़र आम पर आया था जो उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने कहा था, उनका जो मेजर पॉइंट ये था कि जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है 26वीं तरमीम के तहत वो अदलिया की आज़ादी के मुताबिक नहीं है, उसको अंडरमाइन करेगी। और उसकी जो उन्होंने दलील दी, एक दलील, बहुत सारी दलीलों में से वो ये था कि अदलिया अक़लियत में चली गई है और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का ख़तरा बढ़ जाता है। इस पे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले ये कि ये अक़लियत और अक्सरियत का खेल क्यों खेल रही है अदलिया? अदलिया एक आइनी इदारा है, यहाँ पे अक्सरियत ये कोई सियासी जमात तो है नहीं, जहाँ पार्लियामेंट भी नहीं है कि जहाँ पे कानून साजी वो की जाए। तो और जजेस की अपॉइंटमेंट ही है। तो एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों, जब एग्जेक्टिव एक सियासी अमल के ज़रिए बनती है, पार्लियामेंट सियासी अमल के ज़रिए बनी, आइन सियासी अमल के ज़रिए बना, तो जजेस की जो तैनाती है वो भी सियासी अमल ही है ना। एक तमाम इदारों के सरबराह, तमाम इस मुल्क का निज़ाम जिस आइन के तहत चलता है वो सियासी अमल के ज़रिए आइन बना है और तमाम तैनातियाँ सियासी होती हैं। इसलिए सियासी तैनाती कह के किसी चीज़ की भद उड़ाना, उसको अंडरमाइन करना, मेरा ख्याल है ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। और जैसा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज अपने ख़त में भी कहा है कि जो अदलिया है वो एक ऐसा इदारा है जो आवाम की उमंगों का तर्जुमान है। तो आवाम की उमंगों के तर्जुमान इदारे अदलिया को, आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट की बनाई हुई अपॉइंट को ये लोगों को सियासी तैनातियाँ कह के उसका ताना बना लेना, उसका मजाक उड़ाना या उसको अंडरमाइन करना, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। तो सियासी तैनातियाँ तो फिर जब जजेस हाई कोर्ट्स में अपॉइंट किए जाते हैं तो वो सियासी अमल के ज़रिए किए जाते हैं, क्या वो सियासी तैनातियाँ नहीं होती? तो अगर उस अमल में अक्सरियत पार्लियामेंट की है, जैसे कि पूरी दुनिया में ये रवायत है, तो पाकिस्तान में भी होना है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बुराई है। और इसमें आखिरी बात यह है इसमें कि डिक्टेटरशिप में काजी फाइज़ साहब चले गए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उनकी मौजूदगी में कहा जाता था कि ये अदलिया में इसलिए ये ठहराव नहीं है कि काजी साहब डिवाइसिव फोर्स हैं, वो तो चले गए। अब अदलिया को कौन डिवाइड कर रहा है, कौन खतूत लिख रहा है इस तरह के, जबकि ये बातें वहाँ अंदर भी हो रही हैं और हो भी सकती हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, काजी फाइज़ साहब ने, याद करवाता चलूँ कि डिक्टेटरशिप में तो ओहदे और पोजीशन ली जाती हैं, लेकिन जैसे जमहूरियत आती है हम लोग, उन्होंने अपने आप को कहा था, हम लोग
अदलिया के पूरे निज़ाम को कहा था कि हम लोग छुरियाँ चाकू निकाल कर पीछे पड़ जाते हैं जमहूरियत के, मानते हैं जमहूरियत कमज़ोर है, हाइब्रिड है और फ्लॉड है, लेकिन इसी को मजबूत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना कि इसका इख्तियार किसी और को दे दें। तो अब हम चलते हैं अपने आज के प्रोग्राम की तरफ और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी दरख्वास्तें और धमकियां साथ साथ, और इस तरह से है कि आप देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि राब्ते दोबारा बहाल होने चाहिए, बहुत कुछ जो होना था हो चुका, अब हुकूमत को मुज़ाकरात हमारे साथ करने चाहिए। और इसी तरह की बात असद उमर साहब ने भी की है, असद कैसर साहब ने भी की है, और साथ उमर यूब साहब ने भी कहा कि इंसान हो या फरिश्ते हम सबसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब ने जो पहले नारे मारते रहे हैं अपने, और फिर वो अब धमकी दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पर एक दफ़ा फिर आएंगे। और अब पहले भी जब आते रहे तो वो कहते रहे कि महमूद गजनवी के 17 हमले थे तो हमारे तो अभी 4 या 3 ही हुए हैं, अभी वो चौथे या 5वें की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने फिर ये कहा कि हम असला लेकर निकलेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, पहले भी असला लेकर निकलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुल के कहा है कि मसला लेकर निकलेंगे और फिर हम देखेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। ये भागता कौन, उनका गिल्टी कॉन्शियस है, ये क्या है? हमने तो तारीख जितनी पढ़ी है उसमें यह है कि महमूद गजनवी कभी भागे नहीं थे वापस, और ना ही जाके कहा था हम दोबारा आएंगे और फिर देखेंगे कौन भगाता है। तो ये है, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। तो ये जो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, इसमें हम शेर अफ्जल मरवा साहब से बात करेंगे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अभी तक हमारे साथ वो लाइन पर नहीं आ रहे। वो लाइन पर क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह तो वही जानते होंगे, वादा उन्होंने हमसे किया है। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू, हुकूमत के पाँव गर्म, और बैरिस्टर सैफ ने कहा है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदा हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है और इस पर बात करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब से जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और तर्जुमान हैं हुकूमत के कानूनी अमूर के। और फिर हमारा आज का एडिटोरियल सियासत और विरासत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे सियासी जमातों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अवामी नेशनल पार्टी को और JUI को ताना देती रही है कि आप लोग विरासती सियासत करते हैं, मौरूसी सियासत करते हैं। अब खुद प्रॉक्सीज के ज़रिए जो लड़ाई हो रही है अलीमा ख़ान, मिशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी के दरमियान, वो उसकी वजूहात क्या हैं और उसमें अमरीकी व्लॉगर का क्या कनेक्शन है, उसका जिक्र क्यों आया और वो कौन है, इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर साहब ने, और आप पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान थे, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और ये बताइएगा कि आप आजकल जो तबसरा कर रहे हैं एक आज़ाद हैसियत में कर रहे हैं मेरे ख्याल में, जो अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, ये बताइएगा जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में चल रही है, आप देख रहे हैं कि हुकूमत अब मुज़ाकरत नहीं करना चाह रही, PTI मुज़ाकरत करना चाह रही है, साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी उन्होंने कॉल दी हुई है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी को भी कहा है कि आप पैसे पाकिस्तान में ना भेजें। साथ आज अली मीन गंडापुर ने फिर एक बयान दिया है कि इस बार हम असला लेकर आएंगे। तो ये जो इस वक्त कशमकश की सूरत हाल है पाकिस्तान में, एक पाकिस्तानी के तौर पे सियासत को आपने बड़े करीब से देखा है, क्या समझते हैं आप, आगे का रास्ता आपको कैसा नजर आ रहा है? आगे का रास्ता कोई अच्छा नहीं नजर आ रहा। क्या वजूहत? प्रेजेंट सिचुएशन है मेरे ख्याल सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गिव इन करना पड़ेगा। किसको? इसमें दोनों को। जब भी कोई मसले का हल होता है तो नेगोशिएटिंग टेबल पर ही होता है, और नेगोशिएटिंग टेबल पर जब होता है तो जाहिर है इस वक्त अगर नवंबर 26 के बाद की पोजीशन देखी जाए, अब ये तो जाहिर है अवाम क्या समझते हैं वो सही बता सकते हैं, लेकिन हुकूमत समझती है कि उनको इस वक्त एक नेगोशिएटिंग टेबल पर उनके पास ज्यादा पत्ते हैं। PTI को कमजोर हुई है, PTI पे अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़े हैं नवंबर 26 के बाद, इल्जाम गंडापुर साहब ने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, एंड सो ऑन, वो आपको सबको पता है। सो PTI उस हवाले से नवंबर के जो कॉल थी उसके बाद से अगर अब देखें तो वो एक वीक ग्राउंड पर है, और उसकी एक वजह तो ये है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन उनको नजर नहीं आता। पहले नवंबर 24 से पहले वो ये कहते थे PTI वाले कि जी एक ही रास्ता बचा है, वो प्रोटेस्ट है, क्योंकि 26 अमेंडमेंट के बाद जुडिशियल प्रोसेस से उनको कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। इलेक्शन कमीशन वैसे ही वो समझते हैं और बहुत हद तक सही समझते हैं कि जी 2024 के इलेक्शन के हवाले से और उसके बाद
जो इंसाफ के तकाजे पूरे करने थे ट्राइब्यूनल्स वगैरह ने, वो बिल्कुल भी नहीं हो। आपने कहा 26 अमेंडमेंट के बाद उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, आप समझते हैं 26वीं तरमीम की वजह से अदलिया जानिबदार हो गई है? जानिबदार, बिल्कुल जानिबदार हो गई है, बिकॉज उसका एक बड़ा सिंपल से ना, देखें जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे आइन में या किसी भी महजब सोसाइटी में जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ जुडिशरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तब जाके आप कह सकते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, ठीक है, कि उनके ऊपर हुकूमत की तलवार ना हो, हुकूमत ऐसे फैसले करते कि मजाज ना हो जिसकी वजह से जजेस वहाँ उनकी अपॉइंटमेंट हो। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जहाँ सब फैसले अब होने हैं, वो जो फैसला साजी करने का जो कमीशन है उसमें जाहिर है हुकूमत के वोट ज्यादा हैं। अच्छा, नहीं ले पूरी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में अदलिया की तादाद ज्यादा होनी चाहिए? अदलिया की तादाद अभी देख लेना, जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से, जो जस्टिस अमीनुद्दीन हेड कर रहे हैं बेंच को, तो पहले 3 सीनियर मोस्ट जजेस उनके। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मेरा सवाल ये है कि अदलिया जुडिशल कमीशन में अदलिया की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। तो जो हुआ पिछले 10 साल 12 साल में अदलिया की तादाद ज्यादा थी, जुडिशल कमीशन में अपनी मर्जी के जज लगाते रहे ना, एक चेंबर से 3 जजेस आते रहे, उन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ? अच्छा, एक देखे ना, पाकिस्तान को हम कहते हैं कि या तो एक इस तरफ पेंडुलम स्विंग हो या दूसरे। ठीक है, तो अब आप फिर कहें कि मिडिल ग्राउंड होनी चाहिए। अक्सरियत उनकी नहीं है तो उनकी भी क्यों हो? ये अक्सरियत अकलियत क्या हुई अदलिया की जजेस की नॉमिनेशन में? पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का रोल सुप्रीम होता है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। लेकिन पाकिस्तान में हमें पता है, हमारी तारीख पता है, अदलिया के हवाले से कोई इतनी सुनहरी नहीं है। हाँ, तो जहां इतनी सुनहरी ना हो, हाँ, तो वहां आप एक एक्स्ट्रा, हम जब कहते हैं पूरी दुनिया में, तो इंडिया की इलेक्शन कमीशन जो है मोर और लेस 70 साल में बिल्कुल उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठी। अच्छा, छोटे वाकयात हुए या उनके ऊपर जुडिशरी के ऊपर इस तरह से उंगलियां नहीं। हमारे यहाँ तो वहां की जुडिशरी ने कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दी? किसी वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवाया 4-5 जजेस ने बैठ के फैसला करके? नहीं किया ना। तो उनकी रवायत पायदार है, तो एतबार है उनका, क्रेडिबिलिटी है, या क्रेडिबिलिटी नहीं है? मैं यही कह रहा हूँ ना, उसका आप हमारे यहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जुडिशरी भी रही है, प्रॉब्लम एस्टैब्लिशमेंट भी रही है, प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज भी रही है। लेकिन अगर कोई चीज पाकिस्तान को जरूरत है, तो वो मोर चेक्स एंड बैलेंस की जरूरत है। ये नहीं है कि आप कहें कि कल को मीडिया को हुकूमत फैसला कर दे कि जी मीडिया ने इसकी रोल अच्छा नहीं प्ले किया था इन द पास्ट हो चुके। नहीं, अगर रेगुलेटर है, अगर रेगुलेटर बनता है मीडिया के लिए, तो हमें फॉलो तो करना चाहिए। नहीं, फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन रेगुलेटर को अगर उसकी रेगुलेटर की, देखिए एक होता है शख्सियत परस्ती जो है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ जिस तरह नैब के चीफ को अगर आपने लगाया, जिस तरह जावेद इकबाल साहब को लगाया और ये समझ के PMLN ने लगाया कि ये हमारे बंदे हैं, लेकिन कमजोरी उसमें ये थी, जनरल बाजवा के कहने पर इलेक्शन कमिश्नर को लगाया इमरान खान ने। आपने सीनियर मोस्ट जजेस की बात की, जावेद इकबाल साहब ऐसा अदलिया का ऐसा आला हीरा है, जो हीरा भी था और सीनियर मोस्ट भी था। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, पेंडुलम आप एक तरफ देखें। पहली बात तो ये है कि हम सब चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जुडिशरी, ये तो हम सब चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं पार्लियामेंट भी सॉवरन हो, डेमोक्रेसी बिल्कुल हो, अदलिया इंडिपेंडेंट हो, पार्लियामेंट सॉवरन हो। पहले मैं जरा जुडिशरी की भी बात कर लूँ ना एक साथ, अगर आप मुझे मौका दें। जी प्लीज। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो वो जब लॉयर्स मूवमेंट चली और जिसकी वजह से हमारी वो जो उसके बाद एक जुडिशरी आई, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब आए, तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का तो यही थिंकिंग थी कि अब हमने इंडिपेंडेंट कर दिया। लेकिन वो इंडिपेंडेंस एक इतनी एक्सट्रीम चली गई, जिस तरह आपने कहा कि जी उन्होंने घर भेज दिया 2 वज़ीर-ए-आज़म को। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नहीं, मतलब उनके आने के बाद साकिब निसार और दूसरे जो जजेस आए, वो कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं थी। लेकिन उसको ठीक करने का मतलब ये नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, देखे ना, अगर आपको यही था, ये 18th अमेंडमेंट में कहते हैं, तो जब 2 साल पहले PDM की हुकूमत थी तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? जब PMLN की हुकूमत थी 5 साल, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? जब PPP की 5 साल हुकूमत थी तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? अभी आपको इसलिए ख्याल आया कि जस्टिस मंसूर जो थे वो आपके लिए मुश्किल
मुश्किलात पैदा कर सकते थे। और ख्वाजा आसिफ, ये आप देखें, ये मैं मुझे लाइव प्रोग्राम है, मैं इसमें ये रिस्क नहीं ले सकता कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गैर जानिबदारी पे इस तरह क्वेश्चन उठाएं कि वो मुश्किलात, आप कहते हैं कि वो पहले से ज़हन बना के आए थे कि मैंने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। ये बात कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैं आपको पूरी बात कर रहा था। ख्वाजा आसिफ, देखिए ना, एक चीज, ख्वाजा आसिफ बड़े आदमी हैं वो तो, एक सेकंड, जी, बड़े बड़े खराब फैसले आए हैं, चाहे जिसमें उसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नवाज शरीफ था। जब उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन कर दी तो नवाज शरीफ घर चले गए ना। ये कहा भी, मैंने भी, और हजारों लाखों लोगों ने कहा ये बिल्कुल गलत फैसला है, लेकिन नवाज शरीफ घर चले गए ना। या जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला, या मार्शल लॉ को इंडोर्स करने का फैसला, हम सख्त इख्तिलाफ कर सकते थे और बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यह होना शुरू हुआ कि एक फैसला आ गया मखसूस नशिस्तों का, आप कहते हैं हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना, उसका तो कोई हल ही नहीं है ना। ठीक है, कि अच्छा, अगर आप एग्जेक्टिव के ऊपर छोड़ दें और एग्जेक्टिव ये कहे कि जी हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। अच्छा, वो तो उस वक्त तो 26वीं तरमीम भी नहीं हुई थी, फिर भी जो करना था कर लिया उन्होंने, तो इसलिए तरमीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन मोर फंडामेंटल है। आपने कहा सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इसके अदलिया आजाद है, आपने फरमाया सेंस ऑफ डेमोक्रेसी में कहीं आजाद ऑफ द एग्जेक्टिव, आजाद ऑफ द एग्जेक्टिव, इसमें उस जो असेंस है जो आपने और मैंने असेंस निकाला है डेमोक्रेसी का, उसमें कि पार्लियामेंट का भी कोई इंडिपेंडेंस, कोई दूसरों के असरात से आज़ाद, उसकी गर्दन पे गोटा हर वक्त कभी कोई जज रख ले, कभी कोई मीडिया वाला रख ले, कभी कोई एग्जेक्टिव वाला रख ले, वो भी कोई है कि नहीं है? बिल्कुल, आप 100% सही है। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पेंडुलम एक तरफ एक्सट्रीम पर नहीं जा सकता, एक बैलेंस होता है, और बैलेंस में पार्लियामेंट इज सुप्रीम सोवरेन और उसको फैसला साजी का हक है। लेकिन हमें जो फैसला साजी का जब हक होता है तो उसको कई फैसलों का एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, और मैं आपको अभी बता दूं। वैसे मैं एक ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ आपसे, यहीं से बात शुरू करेंगे। आप वो जो बात हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं। ज़ुबैर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे, अब बात अपनी कंप्लीट कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, अगर मुझे आप आधा मिनट दें तो एग्जांपल्स 30 सेकंड श्योर। एक तो ये है कि जी अभी आपने देखा जब 26वीं अमेंडमेंट की बात हो रही थी तो 15 सितंबर को आना था। 14 की रात को जब वो मौलाना साहब की वजह से फिर नहीं पेश हो सका, पूरी रात गुजर गई 15 सितंबर। सुबह 9:30 बजे काबीना की मीटिंग थी एंडोर्स करने के लिए 26वीं अमेंडमेंट, ये वो वाली है जो कि ओरिजिनल शेप में आनी थी। 11 बजे असेंबली कॉल थी। एक मेंबर से पूछ लें कि उसने पढ़ा भी था। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे जैसा एक नॉर्मल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस चीज को अप्रिशिएट करे कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो आंखें बंद करके स्टैंप कर दें। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ 5 साल पहले जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए असेंबली आई थी और उसमें तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई बशमूल, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, सब ने मिलकर 330 लोगों ने, मेंबर्स ने एक्सटेंशन के लिए वोट डाला। उस 330 में से, अब साथ मैं चैलेंज कर रहा हूं, उनमें से किसी मेंबर को बुला लें अपने प्रोग्राम में और कहें कि आपने सही किया था, ये गलत किया था। उस दिन सब खड़े होके कह रहे थे कि उस दिन डर के कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे कि दे बिलीव। आपकी आर्गुमेंट ने मुझे लाजवाब कर दिया है, बट आई कैन आर्ग्यू विद यू अंटिल द सन राइजेस, एक्सेप्ट वन थिंग। मैं आपको एक बात सिर्फ याद करवाऊंगा कि पार्लियामेंट के बारे में हम सब बात करते हैं और तनकीद भी करते हैं, पूछते भी हैं उनको। मैं आपको पूरी पाकिस्तान की तारीख में से दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ जब जजेस ने डिक्टेशन पे, इशारे पे, एक क्या कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस पे लोगों को फांसी लटका दिया। उनको छोड़े, मैं नाम नहीं, मैं एक मिनट ठहरे ना। पार्लियामेंट को ताना मारना तो आसान है, यहाँ तमाम पूरे का पूरा बेंच यस सर करता है, पूरे का पूरा बेंच एक ही फैसला एक ही अल्फाज के साथ जारी कर देता है। उस वक्त हम नहीं कहते क्योंकि तौहीन अदालत लग जाएगी हम पे। मैं तो कहता हूँ अगर पाकिस्तान में अगर किसी का ज्यादा कसूर, पार्लियामेंट को थोड़ा सा तो सांस लेने नहीं, मैं तो आपकी बात पर 100% आपकी एग्री। अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अगर किसी जिम्मे लगते हैं तो जुडिशरी है,
मैं तो बिल्कुल कहता हूँ। देखो मैं मुकाबला तो नहीं कर रहा कि जी इसका ज्यादा कसूर, ये तो आप कह रहे हैं कि जी बॉलर्स ने मरवाया था या बैट्समैन ने मरवाया था। भाई मैंने अभी बॉलर्स की बात की थी, बैट्समैन की करते तो मैं भी। अच्छा एक सवाल आखिरी, नो डाउट अबाउट दैट, आखिरी सवाल एक ये बताइए कि जो इस वक्त मुज़ाकरात और बात हो रही, मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत नहीं कर रही, पीटीआई चाह रही है, साथ धमकियां भी दे रही है, आप मशवरा क्या देंगे दोनों तरफ को, क्या करें प्रैक्टिकल स्टेप्स में, मुख्तसर जवाब दे दें। देखिए मैं तो बहुत अरसे से 2 साल से जो मुझे जो भी पता है, मेरी असेसमेंट है, मैं समझता हूँ कि एक बातचीत नहीं हो सकती और बातचीत का कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है। हुकूमत पीटीआई क्या डिमांड करेगी? पीटीआई कहेगी 2024 का इलेक्शन आपने गलत किया है, वो आप मैंडेट आपने छीना है हमारे से। क्या हुकूमत उस पर कुछ बात करने के लिए तैयार होगी? क्या ऐसे इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल्स लगाने के लिए तैयार होगी? 10 महीने हो चुके हैं इलेक्शन हुए, ठीक है, एक भी ट्राइब्यूनल का फैसला है? आधे ट्राइब्यूनल ने तो काम नहीं करना शुरू किया और हम कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट की मैं इज्जत करूं जो कि एक मैंडेट छीन के आई हुई है, जो कि तैयार ही नहीं है। सो बिल्कुल कोई नेगोशिएशन का कोई फायदा नहीं। पार्लियामेंट की इज्जत ना करें, लेकिन उसका जो आइन में रोल लिखा वो तो होना चाहिए ना, उस वो इख्तियार अदलिया को या किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन देना चाहिए कि मैं और आप जबरदस्ती फॉर्म 47 लेके पहुंचे। हाँ ये सही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हमसे बात करने की होगी। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील साहब ने, अकील मलिक साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और तर्जमान हुकूमत के हैं कानूनी उमूर पे। कानून चल रहा है आजकल? जी बिल्कुल चलें, गुड। ये बताइएगा फिर कि ये बैरिस्टर साहब ने एक खबर दी है, कानून पे बात कर लेते हैं, पहले सियासत पे बात कर लें। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ को हटाने के लिए, बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में मीटिंग्स हो रही हैं, दुरुस्त है ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आउटराइटली मैं इसको जो ख़बर है बेबुनियाद ख़बर है और इसमें कोई हकीकत कोई सच्चाई नहीं है, मनगढ़ंत सी कहानी और ख़ुद ही पता नहीं कौन से जायचे और कौन सी ख़बरें देख के और कौन सी मीटिंग्स की बात करें। ऐवान सदर में आए रोज़ कितनी मीटिंग्स होती होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अभी तक इकनॉमिक फ़्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ़्रंट पे या ओवरऑल पाकिस्तान की एक जो इंटरनेशनल रेटिंग है उस हवाले से जो कुछ गेन किया है, मैं समझता हूँ कि ये किसी और वज़ीर आज़म के लिए पॉसिबल नहीं था इन हालात में। नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस में हो रहा है ना। नवाज शरीफ साहब खुद होते तो ऑब्वियसली ये जो आपने दावे किए हैं, इतने जी अच्छे कारनामे गिनवाए हैं जी, क्या ये वजह है कि हुकूमत पीटीआई के साथ आप मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठना चाह रही? नहीं, हमें रद्दी बराबर भी। ये दोबारा बताएं, ये वजह नहीं है? क्या चीज़? आपकी जो आप जिसको अपनी अचीवमेंट या परफॉर्मेंस कह रहे हैं और उस वजह से बात ये एक तासुर है कि हुकूमत में अकड़ आ गई है, ये आप कह रहे हैं ये बात नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या वजह है? वजह ये है कि इनकी सच आज लोगों को सच मैं बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के मैं असल वजह आपको बता देता हूँ। बताएं। हमें रद्दी बराबर भी यकीन नहीं है इनकी कही हुई की भी बात पे कि 10 महीने से जब हम ये अलाग राप रहे हैं और कह रहे हैं मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, ना सिर्फ हम बल्कि दीगर जमातें भी, इनका सीरियसनेस लेवल ही नहीं था, ये बात ही नहीं करना चाहते थे। जो ताने इन्होंने हमें दिए, जो बातें की, जो नारे हमारे ऊपर कसे और कहा ये 47 की हुकूमत, ये जाली मैंडेट वाले, ये झूठा ऐवान है, हम इसमें बैठेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, इनसे क्या बात करें, इनकी क्या मजाल, इनकी क्या जरूरत, इनके पास तो ताकत ही नहीं, हम उनसे बात करेंगे। अब ये ओवरनाइट आप भी तो देखें ना, थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले दे के अवाम को भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या आखिर ऐसी तब्दीली आई है कि एकदम जो है इनके तेवर भी बदल गए, इनका रंग भी बदल गया, इनकी टोन भी और टेनर भी बदल गया, इनकी एकदम ही नैरेटिव भी चेंज हो गया। आपने कहा मैं अप्रिशिएट करता हूं अफसार साहब, लेकिन एक बात यह है कि हमें कौन यकीन दहानी दिलवाएगा कि सुबह जो बात होगी वो शाम को तब्दील नहीं होगी। जो इनके साथ मुज़ाकरात में तय पाया जाएगा उस पर मनोहन ये अमल पैरा भी होंगे और अमल दरामद भी करेंगे। इस पार्टी के लोगों की, इस पार्टी के लीडर की आप देख लें, 2 दिन गुडी गुडी रहा, सारा मामला खुशाइन थी, सबने कहा कि जी अच्छी बात है मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। और हम पे लोगों ने कहा, दीगर जमातों ने भी कि जी हुकूमत को अब कर लेने चाहिए इनसे मुज़ाकरात, लेकिन जैसे ही पेशी वहाँ पे हाजिरी हुई अडयाला में, तो वहाँ से आया कि जी मैं देख रहा हूँ सबको, ये किस तरह आप लोगों ने तो जो है गुडी गुडी माहौल बना दिया है, आप लोग तो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। अब वहाँ अगर फैसला ही उसने करना है जो अडयाला में बैठे, तो उसको अपनी पहले मेंटल क्लैरिटी लानी होगी कि बाकी ट्रस्ट डेफिसिट है ना। किस बात का? मसलन अगर आप उनसे बातचीत कर लेते हैं, कुछ चीज़ तय कर लेते हैं, क्या खौफ क्या आपको? खौफ ये है कि जो बात तय होगी उस पर अमल दरामद नहीं होगा, यही एक खौफ है। और ये बल्कि अफसोसनाक एक बात है कि इनकी की भी कही भी बातों पे एतबार नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब खौफ तो हुकूमत को है ना पीटीआई का?
नहीं, आप पीटीआई को खौफ नहीं है। खौफ ये है कि इस पूरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज का हिस्सा बन के हम और फिर आखिर में हासिल फ्यूटाइल कैसे? अगर इस मुल्क में मुफाहमत होती है, फहम तफहीम होती है, अदम इस्तेहकाम खत्म होता है, तो इसका फायदा तो हुकूमत और अवाम को होगा। बिल्कुल। और तो फिर आप ये कैसे फ्यूटाइल ऐसे देखें? आपने कहा ट्रस्ट डेफिसिट है ना, दो ताकतें जब साथ बैठती हैं मुज़ाकरात पे, तो या तो ट्रस्ट होता है या एक ताकत जीती हुई होती है और वो जो जिसको फतह याब करती है उसके साथ बैठ के अगला तय करती है, फ्यूचर तय करती है कैसे चलना है। आपका ये खौफ बता रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं है चीज़ों के। नहीं, हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है चीज़ों के। हमें देखें, एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, अबसार साहब, बड़ी सीधी सी बात है। अगर मुझे बताएं कि ये पिछले 10 महीनों में एक ही इनकी टोन रही है और एकदम जो तब्दीली आ रही है, हुकूमत ने भी एक स्टेप बैक लेके देखे कि यार ये इनकी तबीयत में एकदम तब्दीली कैसे आ गई है, क्या वजह बनी है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है एकदम ये मज़ाकरात की तरफ आ गए और फिर साथ सिविल नाफरमानी की। मेरे से बेहतर आप नहीं, मैं तो बेहतर आपसे कि आप हुकूमत में बैठे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मैं तो ऐसी टेबल लगाता हूँ। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आप माशाल्लाह बड़े एक जयद सहाफ़ी हैं और आप ठीक है, मैं मामला फहम है आपको, बिल्कुल इस तारीफ को मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे खबर बताएं कि क्या वजह बदले। देखिए, रिसेंटली जो कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले लास्ट वीक में, और आपने देखा कि और अब जब सुप्रीम कोर्ट में से भी 85 का जो ट्रायल था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, वो भी नज़र आ रहा है और उसमें भी मशरूत इजाज़त है कि वो अनाउंस। तो अब आगे जो है, जो कि खुशाइन बात है, अब आगे जो असल मास्टरमाइंड है वो अपनी खैर मना लें। असल मास्टरमाइंड कौन? जी, खबर ये है कि असल जो मास्टरमाइंड थे, जो असल क्यूरेटर थे पूरी इवेंट्स के 9 मई के हवाले 9 मई के, जी, कौन था मास्टरमाइंड? आप बताएं। मेरे से आप हुकूमत है, इमरान खान साहब थे। अच्छा, आप समझते हैं कि 9 मई के हवाले से मास्टरमाइंड तो प्लानर तो मास्टरमाइंड थे, तो उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? देखें, अब लीगली तो प्रोविजन एग्जिस्ट करती है, चल भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, लीगली पॉसिबिलिटी है। तो आप समझ रहे हैं हुकूमत में हो के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा? देखिए, मैं समझता हूँ जो लोग 9 मई से एसोसिएटेड हैं, अब ये नहीं हो सकता कि जो 85 लोगों का कंडीशनल अप्रूवल आ चुका है कि उनकी सजाएं, जो अगर ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी सजाओं की अनाउंसमेंट कर दें। मैं नहीं समझता, एंड दिस इन टू सर्टन एक्सटेंट ये एक परमिशन ही है कि बिल्कुल हो सकता है, और उस कानून पे मोहर लगी है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। तो उसमें अगर ये ट्रायल होता है मिलिट्री कोर्ट में, तो उसके लिए तो मिलिट्री की तहवील में दिया जाना भी एक जरूरी है। जो जजमेंट है एक सुप्रीम कोर्ट की, नहीं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। जी, मैं उसी वाले से कर रहा हूँ जिसमें बाकी लोग मिलिट्री की तहवील में हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, लेकिन और जिनके बारे में फैसला दिया कि आप उनका ट्रायल कर लें कंप्लीट और अनाउंस कर लें। लाजमी नहीं है, जब वो जुरिस्डिक्शन अस्यूम करते हैं, जब प्रोसीडिंग्स के ऊपर प्रिजाइड करते हैं, या जुरिस्डिक्शन वो ट्रांसफ़र होती है उनको इस पूरे मामले में, या तहवील में जब वो आते हैं, तो वो उससे पहले कुछ प्रोसीजर्स हैं वो पूरे करने होते हैं, जैसे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि रेगुलर आम अदालत है, जो इस केस में ATC है। उसके बाद जो है कानून में प्रोविजंस मौजूद हैं, आर्मी एक्ट के अंदर भी, CRPC के अंदर भी, कि वो प्रिजाइड ओवर कर सकते हैं, एस्यूम कर सकते हैं जुरिस्डिक्शन। तो फर्द जुर्म तो आयद हो गई है ना? देखिए, बिल्कुल 9 मई में जो केसेस 9 मई में हो गई है ना? जी बिल्कुल, इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे और दूसरे लोगों पे तो हो गई है ना? तो अब ये वो मरहला आ गया कि यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे आपके मिलिट्री की तहवील में इमरान खान को दिया जाए या नहीं। देखिए, ये मरहला बिल्कुल उससे प्री रेक्विजिट तो ये है कि चार्ज फ्रेम पूरे हो गए ना जी। अब ये है कि दिया जाए या नहीं, अब इस मरहले पे हैं जी। तो क्या फैसला होगा आपके ख्याल में? देखिए, मैं अब मफरूजों पे तो बात नहीं करूंगा, मैं तो कानून और नहीं, आपने ये तो कह दिया कि पॉसिबिलिटी है एग्जिस्ट करती है मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो इमरान खान का, जी, तो उनको मिलिट्री की तहवील में दिए जाने का भी इम्कान है। देखिए, अभी 9 मई के हवाले से जो चीज़ें अनअर्थ हो रही हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो हुई भी हैं अभी तक, जो बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो उसको देख रही हैं, अगर उसमें चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो नेक्सस अगर बनता है वो एग्जिस्ट करता है, और वो कितना स्ट्रांग है, कितना उसमें डायरेक्ट एविडेंस है, कितना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, अब क्या नहीं, उस हवाले से जो नेक्सस के हवाले से मैं बात करूं, क्योंकि जो रिसेंट प्रेस रिलीज भी आई उस हवाले से भी आपने देखा, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, तो वो तमाम तर चीज़ें भी हैं, उस हवाले से वो नेक्सस तो नज़र आ रहा है। ठीक, तो आपने कहा मैं सच बोलूँगा जी, तो क्या इसमें किसी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज का नाम भी आ रहा है? देखिए, मैं उस पर
इट वुडंट बी फेयर फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस। नहीं, आपने कहा था मैं सच बोलूंगा। नहीं, मैं अभी इस हवाले से राइट नाउ मैं उस पर कमेंट आप किसी साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से कोई बात करना नहीं चाहते, क्योंकि आपने वादा किया है कि सच बोलूंगा, तो इसका मतलब आप झूठ नहीं बोलना चाहते। मैं और इस पे नो कमेंट्स, इस पे नो कमेंट। इसका मतलब मैं कुछ भी अक्स कर सकता हूँ इससे, कि हो सकता है वो भी हूँ। आई थिंक वक्त आने पे ये तमाम तर चीज़ें एक एक करके ये वक्त अनफोल्ड होना आते आते 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। ये तो आप मतलब एक तरफ आप ट्रस्ट डेफिसिट है, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो दूसरी तरफ आपके पास हल क्या है फिर? देखें, हल ये है कि पहले ये सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लें, उसके बाद गैर मशरूत ऑल एनकम्पेंसिंग तमाम तर मामलात पे जिसमें ये दो इनके मुतालबात भी इंक्लूड हो सकते हैं, उन पे जो है एक साफ दिल से, साफ नीयत से, खुले दिल से दोनों तरफ को आना होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में ठीक है, हम समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, लेकिन हमें इस चीज़ की गारंटी कौन देगा इनकी पार्टी में से कि जो फैसला होगा उन मुज़ाकरात की पूरे अमल में, उसके बाद उस पर अमल दरामद भी होगा और अमल पैरा भी किया। तो अगर तसल्ली हुकूमत की हो गई कि अमल दरामद होगा, जो भी फिर बात हो सकती तो बात हो तो उसमें फिर ये केसेस जो हैं, ये 9 मई के ये सारे, ये फिर इस पे कोई मामला तय होंगे? हम देखें, मैं नहीं समझता 9 मई के किसी केस में किसी को भी कोई माफ़ी मिले। जिस तरह हमने अदालतों को जिस तरह अफसार साहब फेस किया, अदालतों से रिलीफ मिलना है, हुकूमत ने क्या रिलीफ देना है? नहीं, वो हमने तो अदालतों को फेस किया। अगर विंग करेगी तो अदालतें रिलीफ नहीं, मैं नहीं समझता। वो अदालतें थी जो पीटीआई के दौर में थी, अब अदालतें। आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का ट्रैक अलग है, केसेस का ट्रैक अलग है, वो कानूनी मामला है, वो कानूनी तय करेगा। जी बिल्कुल। ये सियासी मामला है, सियासत ही तय करेगी। बिल्कुल। तो इसमें फिर इसका मतलब है कि अगले आने वाले दिनों में जैसी की हुकूमत की स्पीड है, हम ऐसे चलता रहेगा ये? तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? आप देख रहे हैं 1.5 साल तो मैंने आपको बता दिया है, 1.5 साल में एक केस का फैसला नहीं हुआ। अभी वो जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का कोई फैसला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जमाल शाह काकड़ साहब के केस में बलूचिस्तान से फैसला हुआ, जो पीटीआई की पिटीशन थी, उन्होंने एक वो फैसला, इसी तरह जो दीगर ट्राइब्यूनल से वो फाल हैं, वो फाल तो हैं, काम भी तो करें ना, फाल कर रहे हैं। देखिए, अभी रिसेंटली प्रोसीडिंग्स 6 महीने में फैसले नहीं होने थे। कानून में तो यही लिखा है, लेकिन फिर हमने यहाँ पे देखा कि 4.5 कासिम सूरी साहब ने भी एक स्टे ऑर्डर के पीछे गुजारा। टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। एब्सोल्युटली। तो फिर आप उससे इतनी गंदी मिसाल, वो भी कासिम सूरी की, जो बाहर बैठा हुआ भाग के जाके यहाँ एंजॉय करके, उसको लाने वाले भी अब उसको भुगत रहे हैं जिस तरह के वो ट्वीट्स कर रहा है। तो खैर मैं इस पर बोलना नहीं चाहता ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि ये अच्छी एग्जांपल नहीं हुई आपके पास कासिम सूरी के? देखें, अच्छी एग्जांपल नहीं है, अदालतें बिल्कुल काम कर रही हैं। एक तो पहले डेडलॉक रहा 6 महीने, मेरा मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए। 6 महीने तो डेडलॉक, ऑलमोस्ट 4-5 महीने तो अब सार सब डेडलॉक रहा कि कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, कितने ट्राइब्यूनल्स बनने हैं। वो जो है तमाम तर चीज़ें जब सॉर्ट आउट हुई तो उसके बाद फिर ट्राइब्यूनल्स को भेज दिया गया, ट्राइब्यूनल्स के सामने केसेस आ गए और वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। पिंडी के हवाले से मैं बताऊं तो बिल्कुल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा मजीद? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कुछ बात तो लगेगी। ऐसे काम चाहिए ना, मईशत को ठीक करना चाह रहे हैं, उसमें ये जो लटकी हुई ये चीज़ें एक साइड पे लगें। आपने कहा एक सियासी ट्रैक है, एक कानूनी ट्रैक है, तो सियासी ट्रैक पे भी आप आगे नहीं बढ़ रहे, कानूनी पे भी नहीं बढ़ रहे। स्टेटस को है जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रहा है, इसका क्या इलाज है? इसका इलाज अगेन डायलॉग है और बातचीत होगी। तो ट्रस्ट डेफिसिट है। देखिए, हम उसकी हमारे ऊपर ओनस तो ज़्यादा है। हम लोग तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू सर्टेन एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ से भी तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए ना। हमारा भी एतमाद को बहाल करना चाहिए कि हम अपनी बात की भी बात से मुनहरफ नहीं होंगे, हम अपनी की भी बात से फिरेंगे नहीं। उमर अयूब ने कह दिया है कि इंसान हो या फरिश्ते हम बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि अब ये सब बंद होना चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। और आप क्या चाह रहे हैं? आप पार्लियामेंट्री फोरम है, बिल्कुल उस पर स्टार्टिंग पॉइंट वही है, वहाँ से शुरू करें। लेकिन जो बात उमर अयूब साहब ने की, जो बात बैरिस्टर गौहर साहब ने की, जो बात इनकी दीगर पार्टी के लोगों ने की, उसमें तजाद है। अब सार साहब देखें, खुली बात है कि बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं गैर मशरूत होने चाहिए, दीगर पार्टी के लोग कहते हैं नहीं जी ये 2 पॉइंट एजेंडा है, इन्हीं को सामने रख के और यही 2 बातें हैं। हमने तो इनको कहा है कि नेगोशिएशंस के पैरामीटर्स ही हैं। नेगोशिएशंस जब होती हैं, जब बातचीत होती है, जब डायलॉग होता है, तो उसमें कोई प्री रिक्विजिट्स या प्री कंडीशंस नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे साथ बैठें, इनकी कमेटी स्पीकर साहब के थ्रू चले, कुछ बातचीत हो रही है, स्पीकर साहब अपना किरदार और रोल अदा करेंगे पार्लियामेंट की या फ्लोर ऑफ द हाउस की हद तक। लेकिन वहां से जो जरूरी बात है वो ये है कि एक थोड़ी पेशरफ्त होनी चाहिए कि ठीक है, हम ये दो नुकाती एजेंडे को तर्क करते हैं, हम अपनी कॉल को वापस लेते हैं या मौखर करते हैं। तो अब जो है
हुकूमत हमारे साथ, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ना उनकी तरफ से, ये करके देख लें। नहीं, लेकिन आपने स्पीकर साहब को भी मना कर दिया कि वो डायरेक्ट कोई बात ना करें, और कमेटी जो है वो तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग देखनी है और हाउस की प्रोसीडिंग को इंश्योर करना है कि तमाम तर पार्टीज के साथ जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं उनको बिल्कुल इक्वली उन्होंने। आखिरी सवाल, बैरिस्टर गौहर ने ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एक दरख्वास्त दायर की है 26 नवंबर के हवाले से, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ को फरीक बनाया, IG इस्लामाबाद और SP सिक्योरिटी। कितना ये डेंजरस है आपके लिए? बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है मेरे ख्याल से। हुकूमत भी जल्द ही एक दरख्वास्त दायर करेगी जिन लोगों को अली अमीन गंडापुर की गोलियों की गार्डों की गोलियों से जिनको शहीद किया गया। अच्छा। जो चढ़ाई इन्होंने बरामा बातर और कटी पहाड़ी के मकाम पे की, उस पर भी डेफिनेटली जो FIRs ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, एक तो वो हैं, लेकिन जो शहादतें हुई हैं, ये जो पुलिस एहलकार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिशियल्स जो मजरूब हैं, जो इनकी डायरेक्ट फायरिंग से जिनको ज़रबें आई हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब। और आखिर में बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और उनके गार्ड्स जिन्होंने गोलियाँ चलाई हैं, जहाँ पे उन पर इल्ज़ाम है कि लोग जहाँ बहक हुए, इस पर उनके खिलाफ हुकूमत, वफाकी हुकूमत एक दरख्वास्त दायर करने जा रही है अदालत में। ये कह रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारा आज का एडिटोरियल इस बात पर कि सियासत और विरासत, क्या एक और U-टर्न PTI लेने जा रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का सियासत और विरासत। हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत जो अहम नुक्ता था वो ये था कि विरासत की सियासत नहीं होगी, और पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अवामी नेशनल पार्टी को और जमीयत उलमा इस्लाम को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाती रही कि ये मरूसी सियासत करते हैं, ख़ानदान के पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारा ज़ाहिर एक साउथ एशिया का एक कल्चर है, एक मिजाज है, यहाँ पे जो ख़ानदान है, जो रिश्तेदारियाँ हैं, वो कौमियत से भी ज़्यादा अहम होती हैं। और हमने देखा कि इंडिया में छठी नस्ल है नेहरू ख़ानदान की, पाँचवीं नस्ल जो सियासत में है भुट्टो ख़ानदान की, तीसरी नस्ल है। श्रीलंका में आप देख लें, बांग्लादेश में देख लें, मरूसी सियासत चलती है, क्योंकि हमारे ये कल्चर का, हमारे मिजाज का हिस्सा है। इस पर PTI ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि बुशरा बीबी बाकायदा सियासत में एंट्री मार चुकी हैं, और जिसका अलीमा ख़ान और रुबीना ख़ान ने काफ़ी इस पर एतराज़ भी किया है। और अभी जो लेटेस्ट ट्विटर जंग चल रही है, उसमें अलीमा खान के कुछ अल्फाज जो हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है इनडायरेक्टली बुशरा बीबी पे, लेकिन प्रॉक्सी जो उनकी हैं मिशाल यूसुफजई, उनको उन्होंने टारगेट किया है कि मिशाल यूसुफजई ने यकीनन अपने कद से बड़ी बात की है, और अमेरिका में बैठे व्लॉगर ने भी। और ये कौन है अमेरिका में बैठा व्लॉगर, ये खुद वो जानते हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम इस पर इसलिए खामोश रहे क्योंकि जो गुज़श्ता 18 माह से जेल से जो बातें आ रही थी, वो कह रही थी गलत बातें बाहर आके बताई जा रही थी। खान साहब जो कह रहे थे वो एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा था, लोगों को गुमराह किया जा रहा था, झूठ बोला जा रहा था खान साहब की बातों के जरिए। उन्होंने कहा कि हम खामोश रहे क्योंकि हम सियासी मामला से दूर रहे। लेकिन अब जब झूठ और बहतान हमारे ख़ानदान पर लगाया गया तो हम आगे बढ़कर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान का हवाला देकर झूठ बोलते हैं तो सोचें कि आप तारीखी तौर पर क्या कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने फिर इमरान खान का एक कोट दिया है कि इमरान खान हमेशा कहते हैं दुआ करें कि आपका दुश्मन कमीना, कम ज़र्फ़, बगैरत और बेशर्म ना हो। ये उनके अल्फाज हैं, अलीमा खान के, मेरे लिए नहीं है, मैंने ये बोले हैं, ये वो उनको कह रही हैं जिनको वो कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, और मिशाल यूसुफजई को जो कि तर्जमान है बुशरा बीबी की। तो ये बात करने का मकसद ये था कि इस पर मिशाल यूसुफजई ने जो ट्वीट किया था उसके जवाब में अलीमा खान ने किया, और वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि अलीमा खान और रुबीना खान जो बयान दे रही हैं खान साहब, उस पर उनको एतराज़ है। असल बात क्या है? असल बात कुछ दिनों में पता चल जाएगी। लेकिन मोरूसियत मैंने जैसा कि आपको बताया हमारे कल्चर में, और लोग भी यकीन सियासतदान के, लीडर के रिश्तेदार ही पर करते हैं, किसी और पे नहीं। इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।